नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आए हैं आपकी कक्षा 12 की इतिहास की पहली पाठ्यपुस्तक के पहले पाठ ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स यानी ईंटें मन की और अस्थियां का पांचवा और अंतिम भाग लेकर। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 18 से और इसमें है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स, एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन यानी एक आक्रमण के साक्ष्य। ये चीज़ आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप अब एक प्रोफेशनल इतिहासकार, एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपने 11वीं 12वीं में इतिहास एक सब्जेक्ट के रूप में लिया है, तो ये आशा की जाती है कि आप इस इतिहास के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। तो इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार चीज़ों को देखकर समझते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और नए सबूत मिलने पर किस तरह से वो व्याख्याएं बदल जाती हैं, ये सब जानना बड़ा रुचिकर है। और इसीलिए आपको ये पेज नंबर 18 पर एक सोर्स 3 दे रखा है जिसकी हेडिंग है एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन यानी एक आक्रमण के साक्ष्य। और जैसा आपको पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपके ये जो सोर्सेज हैं जो बॉक्स में दिए होते हैं यही पैराग्राफ के रूप में आते हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इनको बाकी पार्ट के साथ रिलेट करके देखेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब आप इस सोर्स 3 में एक इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर दिखा रखी है। 3 इतिहासकारों के बारे में बताया है, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया है, प्रोफेसर जॉन मार्शल और जॉन मार्शल जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। दूसरे भी REM व्हीलर, वो भी डायरेक्टर जनरल थे ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और एक हैं GF डेल्स। तो इन तीनों की व्याख्याओं के बारे में बातचीत की गई है कि इन्हें जो हमारे मोहनजोदड़ो में जो चीज़ मिली उसकी व्याख्या कैसे की। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो में एक गली या एली, इंग्लिश में एली कहते हैं, हिंदी में गली कहते हैं, तो वो मिली। उसमें उन्हें कुछ शव मिले, एक बड़े व्यक्ति का शव, एक छोटा शव, और इस तरह से उन्होंने उस गली को मुर्दों की गली के नाम से यानी डेड मैन एली के नाम से अपनी किताब मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में उसका वर्णन किया है। उनका मानना था कि भाई यहाँ पर इस तरह से इस गली में ये शव मिले हैं, मुर्दे मिले हैं, तो इसलिए मुर्दों की गली थी। अब उसके आगे अगर हम देखें कि 16 skeleton of people with the ornaments that were wearing when they died were found from the same part of Mohenjo-daro in 1925। तो 1925 में वहाँ पर 16 और लोगों के जो शव हैं वो मिले थे, तो इसलिए उसका नाम मुर्दों की गली है। फिर 1947 में जो दूसरे डायरेक्टर जनरल ASI के आए वो थे REM व्हीलर। उन्होंने इस मोहनजोदड़ो में जो मुर्दों की गली मिली थी उसको हमारे ऋग्वेद के साक्ष्य से कॉरोबोरेट करने की कोशिश की। REM व्हीलर ने कहा कि ऋग्वेद में इंद्र जो आर्यों का देवता है उसे पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर यानी दुर्गों को, किलों को तोड़ने वाला। तो उनका कहना था ये किले कौन से थे और ये किन किलों को तोड़कर ये पुरंदर कहलाया। तो REM व्हीलर ने कहा कि ये जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यही अनार्य थे यानी नॉन आर्यन पीपल थे और इन्होंने अपने दुर्गों में किलेबंदी कर रखी थी। आर्यों ने जब हमला किया तो इनके दुर्ग तोड़े और इस प्रकार से जो इनका नेता था इंद्र, वो पुरंदर कहलाया। और इन दुर्गों को तोड़ने में इन्होंने यहाँ के स्थानीय निवासियों यानी अनार्य लोगों यानी हड़प्पा के लोगों को मारा और इसीलिए ये मुर्दों की गली हमें मिली है। तो इसके बारे में इस सारे एविडेंस इस तरह से डिस्क्रिप्शन करके उन्होंने REM व्हीलर ने कहा ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस इंदिरा स्टैंड्स एक्यूज्ड, यानी उनका कहना यह था कि पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। तो उनका कहना था कि भाई ये जो हमारे ऋग्वेद में जो पुरंदर यानी इंद्र है और जिसके बारे में कहा गया कि वो दुर्ग तोड़ता था, दुश्मनों का नाश करता था, तो ये वही इंद्र जो है इनका नेता, उसने इन जो मोहनजोदड़ो का दुर्ग तोड़ा था और यहाँ पर लोगों को मारा था, इसीलिए ये मुर्दों की गली मिली है। इस प्रकार से उन्होंने
अपने जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिले थे मोहनजोदड़ो में, उसको ऋग्वेद के साक्ष्य से मिलाकर इस तरह से प्रस्तुत किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इतिहास नए नए अगर हमें खोजें होती हैं, नए नए साक्ष्य मिलते हैं, तो वो इतिहास की व्याख्याएं भी बदलती जाती हैं। कुछ समय तक तो यही माना जाता रहा, आर ई एम व्हीलर की बात, कि हाँ भाई आर्यों ने इन पर हमला किया होगा, मोहनजोदड़ो के लोगों पर, और इस तरह से बहुत लोगों को मारा होगा, इसलिए वो मुर्दों की गली मिली है। लेकिन 1960s में एक और पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था जी.एफ. डेल्स, और उन्होंने आर.एम. व्हीलर की जो फाइंडिंग्स थी, जो उनका इंटरप्रिटेशन था, उस पर क्वेश्चन उठाए। उन्होंने अपने साइंटिफिक तरीक़ों से, साइंटिफिक आधार पर ये जो सिद्ध किया कि ये जो वहाँ पर लोग मरे पड़े थे, मुर्दे मिले हैं, वो कोई एक ही समय के नहीं थे कि एक साथ आक्रमण हुआ और सारे लोग वहाँ मर गए, और ना ही वहाँ कोई कवचधारी सैनिक मरे हुए पड़े मिले हैं। यानी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि जो वहाँ पर एकदम से कोई आग लगी हो या कोई और वेपन ऑफ वॉर से ये सारे लोग इकट्ठे मारे गए हों, और ना ही कोई एविडेंस ऑफ फाइनल डिफेंस मिला है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये सब लोग एक साथ थे और एक आक्रमण हुआ आर्यों का और इन सबको एक साथ मार डाला गया। और ये जो उनका जो मतलब जो उनका कार्बन डेटिंग के द्वारा ये भी दिखाया गया कि ये जो इनके जो मुर्दे मिले हैं, जो शव मिले हैं, ये अलग अलग समय के हैं, किसी एक समय एक इकट्ठे एक साथ समय के नहीं हैं। तो इससे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो आर.एम. व्हीलर की थ्योरी थी कि आर्यों के आक्रमण से हमारा मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ था, यानी जो आर्यों का नेता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा जाता था, उसने हमला करके इन अनार्यों को, नॉन आर्यंस को मार के ख़त्म किया था और इस तरह हड़प्पा सभ्यता का नाश हुआ था। ये थ्योरी सही नहीं है। ये बात हमारे जी.एफ. डेल्स ने अपनी पुस्तक द मिथिकल मैसेकेयर एट मोहनजोदड़ो में बताई, और आर.एम. व्हीलर की किताब थी हड़प्पा 1946, एशियन इंडिया 1947। तो इस तरह से आपने देखा कि इतिहास एक जीवंत विषय है, एक लिविंग सब्जेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार कोई थ्योरी दे दी गई तो बस वही चलती रहती है। लगातार खोजें होती रहती हैं, नए नए साक्ष्य, नए नए एविडेंस मिलते रहते हैं, और उन एविडेंस के आधार पर इतिहास की व्याख्याओं में परिवर्तन होता रहता है। इस बात को समझाने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल, एक स्रोत, सोर्स 3, पेज नंबर 18 पर एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया हुआ है। इससे आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि इतिहास एक लिविंग सब्जेक्ट है, जिसमें इंटरप्रिटेशंस बदलती रहती हैं नए नए साक्ष्य मिलने पर। जॉन मार्शल ने मुर्दों की गली को किस रूप में प्रस्तुत किया, फिर आर.एम. व्हीलर ने ऋग्वेद के साक्ष्य के साथ जोड़कर उसे किस रूप में प्रस्तुत किया, और फिर जी.एफ. डेल्स ने अपने नई साइंटिफिक खोजों के आधार पर आर.एम. व्हीलर की थ्योरी को नकार दिया और अपनी नई थ्योरी दी, जो कि ज़्यादा प्लॉजिबल है, ज़्यादा कन्विंसिंग है। तो ये बातें जानने के बाद अब हम बात करते हैं पेज नंबर 19 पर, जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज। 1900 बीसी के बाद मैच्योर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उसका डिक्लाइन हो गया, और जो बड़े बड़े शहर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह, या जो छोटे शहर भी थे, कालीबंगन, लोथल वगैरह, तो इन सब से लोग चले गए और दूसरी जगह पर जाकर गाँव में रहने लगे। शहरी आबादी ख़त्म हो गई, शहर नष्ट हो गए, इनको छोड़ दिया गया, इनको अबंडन कर दिया गया। लेकिन इन शहरों में बहुत सी ऐसी पुरातात्विक चीज़ें थीं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत कई हज़ार साल बाद, मतलब कई सैकड़ों साल बाद फिर से लोग जब इस क्षेत्र में बसे, तो वो इन पुराने शहरों की वैभव, उनका इतिहास, उनकी उपलब्धियां सब भूल चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि ये जो पुराने खंडर हैं वो किस बात के प्रतीक हैं, इनमें क्या था, ये प्रदर्शित करते हैं। तो समय समय पर हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीज़ें, जैसे मोहर या बर्तन या आभूषण, सामने लोगों के आते रहते थे। कई बार तो आज जब भाई बाढ़ आई तो मिट्टी बह गई, तो उसके नीचे से हमें हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीज़ें दिख गईं, या सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन होता था, मिट्टी उड़ गई हवा से, उसके नीचे की कुछ ऐसी हमें हड़प्पा सभ्यता की चीज़ दिख गई। या हम देखते हैं कि किसी खेत में हल चलाया जा रहा था, प्लाउइंग हो रही थी,
तो अचानक से उसके नीचे कुछ हड़प्पा सभ्यता की चीज़ मिल गई, या कोई खजाना ढूंढने के लिए खुदाई हो रही थी तो वहाँ कुछ हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें मिल गई। तो इस तरह से ये चीज़ें सामने आती नहीं, लेकिन लोगों को इनके महत्व और इनकी उपयोगिता और इनकी प्रासंगिकता के बारे में कोई खबर नहीं हुई। वो लगभग अनजान ही बने रहे कि ये क्या चीज़ें हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू करते हैं कि आखिर किस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरू हुई और इसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई। अब तक हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, वहाँ क्या क्या चीज़ें थी, कैसे थी, ये सब चीज़ें देखी थी। अब इस सेगमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की के बारे में जो ये सारी जानकारियाँ मिली हैं तो वो कैसे मिली हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक विषय है और हमें यहाँ पर आर्कियोलॉजी के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है कि किस प्रकार आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टेप बाय स्टेप हड़प्पा सभ्यता से की खुदाई करके वहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठी की और इस प्रकार से भारत के इतिहास को एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया। यही इम्पोर्टेंस होता है, यही महत्व होता है आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम की। जैसा कि आप जानते हैं कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक थे। और उनका जो मानना था, जैसा उस समय अधिकांश लोगों का मानना था, वो ये था कि भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BCE से शुरू होता है, जब भारत में गंगा घाटी, गंगा वैली में जो नगर अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था वहाँ से शुरू होता है। तो वो उससे पहले वो मानते ही नहीं थे कि भारत का इतिहास उससे पहले भी कभी कुछ रहा होगा। और उनका जो टाइम फ्रेम था जिसमें वो भारत के इतिहास को खोजने की कोशिश करते थे वो था 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी BCE, 4th सेंचुरी CE के बीच में। 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE, वो इस पीरियड में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे और उनका मानना था कि भारत का इतिहास 6th सेंचुरी BCE से ही शुरू हुआ है। तो वो अर्ली जो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में स्टडी करना चाहते थे और उनका मानना था कि भारत का इतिहास 6th सेंचुरी BCE से पुराना है ही नहीं। तो उन्होंने बहुत सारी इसके बारे में कनिंघम ने इंस्क्रिप्शंस जो थे उनका ट्रांसलेशन किया। इसके अलावा वो इन अर्ली सेटलमेंट्स को लोकेट किया, उन्होंने वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट किए, डॉक्यूमेंट किया, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया उन एविडेंसेस का, उनके इंस्क्रिप्शंस को ट्रांसलेट किया। जो भी उन्होंने अपने सर्वेस के दौरान जो भी एविडेंस मिले उनको कलेक्ट किया, उनको डॉक्यूमेंटेड किया, उनका ट्रांसलेशन किया। इस तरह से वो इतिहास के इसके अलावा उन्होंने चीनी यात्री जो फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग वगैरह आए थे उनकी आइटनरी, उनके विवरण पढ़े और उसी के आधार पर उन्होंने भारत के इतिहास को स्थापित करने की कोशिश की। उनके सामने कुछ हड़प्पा कालीन मोहरें भी आई थी। एक इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने अलेक्जेंडर कनिंघम को एक हड़प्पा कालीन सील यानी मोहर दी थी, लेकिन और उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसका एक स्केच भी बनाया था, उसके बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उस हड़प्पा काल की मोहर को इसी अपने टाइम फ्रेम जिसमें वो जो समझते थे कि भारत के इतिहास का जो टाइम फ्रेम है यानी 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE तक, वहीं किसी तरह से फिट करने की कोशिश की कि ये मोहर, ये जो सील मिली है ये भी इसी पीरियड की है, 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE। वो उससे पुरानी बात की कल्पना ही नहीं कर पाते थे अलेक्जेंडर कनिंघम के भारत का इतिहास इससे पहले का भी हो सकता है। तो जब उनको सफलता नहीं मिली इस टाइम पीरियड में उस मोहर को कहीं एडजस्ट करने की, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो इस तरह से कनिंघम जो थे वो हड़प्पा के सिग्निफिकेंस को समझने में चूक कर गए। ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा, क्योंकि बहुत सारे अन्य व्यक्तियों की तरह कनिंघम भी यही मानते थे कि भारत की इतिहास जो है वो गंगा वैली की फर्स्ट सिटीज़ जो बनी थी यानी कि 6th सेंचुरी BC वहीं से शुरू होता है। और क्योंकि उनका फोकस केवल यहीं तक स्पेसिफिक था, फिक्स था, इसलिए वो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में नाकामयाब रहे। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जो अब उनके सामने वो हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर आई थी
सील आई थी, वो उसके महत्व को नहीं समझ पाए। उन्होंने कोशिश की कि जो उनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिस पर वो फोकस कर रहे थे 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी, वहीं उस मोहर को कहीं रखने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि उस जगह पर कहीं वो फिट नहीं हुई तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, उसको छोड़ दिया। और उन्होंने उसका चित्र भी बनाया था, उसका स्केच भी बनाया था, वो पेज नंबर 19 पर वो मोहर का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में 1875 में जब उन्होंने खुदाई की कनिंघम ने, उनको कुछ चीज़ें मिली भी हड़प्पा की, लेकिन वो उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए, ना उसके बारे में कुछ डिस्कस कर पाए, और ना इसके बारे में वो कुछ स्पेसिफिक बता पाए कि भाई ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ना तो वो जानना चाहते थे और वो ना जान पाए, इसलिए उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के सिग्निफिकेंस को मिस कर दिया। तो ये तो थी कनिंघम की बात। तो फिर हमें कहाँ से, फिर भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कब से खुदाई, कब से पता चलना शुरू हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें 20वीं शताब्दी से कुछ पता चलना शुरू हुआ, जब दयाराम साहनी ने 1920 के दशक में हड़प्पा की खुदाई की। दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और वो उस समय के जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में काम करते थे। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थलों की जब खुदाई की, एक्सकेवेशन किया, हड़प्पा का जब एक्सकेवेशन किया, तो उनको यहाँ पर कुछ इस सभ्यता की बातें पता चलनी शुरू हुई। फिर इसी तरीके से राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की और वहाँ से भी उन्होंने वैसी ही मोहरें, सील बरामद की जैसा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा से की थी। तो इससे ये पता चला कि भाई ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही एक ही सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर के स्थल हैं, क्योंकि एक जैसी मोहरें, एक जैसी सील यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो इन दोनों के द्वारा जो खुदाई की गई और जो यहाँ से एक्सकेवेशन किया गया और जो चीज़ें हमें यहाँ से मिली उनको, तो उसके बेसिस पर 1924 में जॉन मार्शल, जो उस समय ASI के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने पूरे विश्व के सामने एक नए सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी की घोषणा की। और जैसा कि SN राव ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल की इस घोषणा से कि भारत का इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है, तो ऐसी घोषणा करके मार्शल ने भारत के इतिहास को 3000 साल पीछे तक पहुंचा दिया। यानी कनिंघम वगैरह तो मानते थे कि भारत का इतिहास केवल 6ठी शताब्दी BCE से शुरू होता है, लेकिन जॉन मार्शल ने ये बताया कि भारत का इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की समकालीन है, उसकी कंटेम्प्ररी है, क्योंकि मेसोपोटामिया में हड़प्पा की कुछ मोहरें, कुछ सील्स मिली हैं। तो ऐसा करके उन्होंने हड़प्पा सभ्यता, उन्होंने भारत के इतिहास को 3000 साल पुराना ले गया। जब जॉन मार्शल भारत में आए थे उस समय तक ये माना जाता था कि भारत का इतिहास केवल 600 BCE से ही शुरू होता है, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया कि भारत का इतिहास 600 BCE यानी आज से 2600 साल पहले से नहीं शुरू होता, बल्कि 4500 साल पहले से शुरू होता है। इस तरह से वो पीछे तक भारत का इतिहास को ले गए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की डिस्कवरी को दुनिया के सामने रखकर। जहाँ तक हम जॉन मार्शल की बात करते हैं, जो डायरेक्टर जनरल के रूप में वो काम करते थे, वो उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, व्यापक परिवर्तन किए। वो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया में ASI में काम करने वाले, और उनको ग्रीस और क्रीट जैसी सभ्यताओं में भी एक्सकेवेशन का अनुभव था। उन्होंने इस अनुभव का भारत में प्रयोग किया हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों को जानने और उसको खोज निकालने के लिए। और वो भी जो जॉन मार्शल थे, वो भी स्पेक्टेकुलर फाइंड्स यानी भव्य वस्तुओं की खोज करते थे, जैसे कनिंघम की तरह वो भी यही चाहते थे कि कुछ भव्य वस्तुएं मिलें, लेकिन साथ ही वो एवरीडे लाइफ के पैटर्न यानी आम जीवन की जो प्रतिमान थे उनको भी जानने में इंटरेस्ट लेते थे। तो इस तरह से जॉन मार्शल ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने काम किया, और इस तरह से भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज हुई और पता चला कि भारत का इतिहास केवल
छठी शताब्दी BC से नहीं बल्कि बहुत पुराना 4,500 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है और हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन है। यहाँ हम जॉन मार्शल की एक कमी के बारे में बात करना चाहेंगे। जॉन मार्शल जब भी एक्सकेवेशन करते थे, खुदाई करते थे, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में खुदाई जब करते थे तो वो उसको यूनिफॉर्मली जो पूरा माउंड होता है, जो टीला होता है, उसकी यूनिफॉर्मली एक समान रूप से खुदाई कर देते थे और उसमें वो स्ट्रेटिग्राफी, उस साइट की स्ट्रेटिग्राफी यानी स्तरीकरण का ध्यान नहीं रखते थे। जब कोई माउंड होता है, कोई टीला होता है, तो उसके अलग अलग स्तरों पर अलग अलग कालखंडों का इतिहास जमा होता है। सबसे नीचे का जो स्तर होता है वो सबसे पुराना कालखंड का इतिहास लिए होता है, उससे ऊपर का स्तर उससे बाद के कालखंड का इतिहास लिए होता है, और जो सबसे ऊपर का लेयर होती है उस पर सबसे रिसेंट का इतिहास होता है। लेकिन जब जॉन मार्शल किसी टीले की खुदाई करते थे तो इकट्ठी सारे स्तरों के से मिलने वाली चीज़ों को एक साथ रख लेते थे। तो इससे क्या होता था कि अलग अलग लेयर्स से मिलने वाली अलग अलग जानकारियों को वो नष्ट कर देते थे, और इससे ये होता था कि हमें उस साइट पर जो अलग अलग टाइम पीरियड में क्या हुआ ये नहीं पता चल पाता था। ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी कि वो स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट यानी उस स्थल के स्तरीकरण का ध्यान नहीं रखते थे खुदाई करते समय, और इस तरह से सारी चीज़ों को एक साथ मिला देते थे, जिससे टाइम पीरियड की क्रोनोलॉजी से जो संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती थी। उसके बाद 1944 में 1944 में एक नए डायरेक्टर जनरल बने ASI के, उनका नाम था REM व्हीलर। REM व्हीलर ब्रिगेडियर भी थे इसमें आर्मी में, तो वो अपने फौजी अनुभव को भी प्रयोग किया उन्होंने खुदाई करने आर्कियोलॉजी के लिए, और साथ ही उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी का भी ध्यान रखा। यानी कोई टीले की जब वो खुदाई करते थे तो अलग अलग स्तरों की चीज़ों पर खुदाई करके उसे अलग अलग रख लेते थे। इससे एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी और अलग अलग टाइम पीरियड के इतिहास को अलग अलग जानने का मौका मिलता था। तो ये REM व्हीलर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, उन्होंने अपनी जो फौजी अनुभव है उसका आर्कियोलॉजी में प्रयोग करके आर्कियोलॉजी को आगे तक बढ़ाया। इसके बारे में आप व्हीलर हड़प्पा में उन्होंने किस तरह खुदाई की, पेज नंबर 21 पर उसका एक बॉक्स भी दे रखा है व्हीलर एट हड़प्पा के नाम से, और उनकी किताब है व्हीलर की माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976। इस किताब में बिल्कुल क्लियर है कि जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे वो जो एक्सकेवेशन करते थे वो विद ए सेंस ऑफ एडवेंचर यानी रोचकता की, रोमांच की भावना के साथ करते थे। और उसमें बताया गया है कि शुरुआत में जब वो वहाँ पर गए जो हमारे व्हीलर जब वहाँ पर पहुँचे हड़प्पा में, तो उनको बताया गया भाई यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी खुदाई कर लेना, फिर बहुत गर्मी हो जाएगी, फिर वापस आ जाना, वरना बहुत धूप में परेशान हो जाओगे। लेकिन जब उन्होंने एक बार खुदाई करनी शुरू की तो फिर उस धूप की परवाह नहीं की, और इसलिए उनके साथी उन्हें मैट साहब यानी पागल साहब कहने लगे। ये सब बातें इस आपके हमारे इस पैराग्राफ में, इस बॉक्स में दे रखी हैं, तो आप इसको भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्कियोलॉजी का काम कितना इंटरेस्टिंग है, कि जिसमें आदमी अपना धूप, भूख, प्यास, अपने शरीर का कष्ट सब भूल जाता है, क्योंकि उसे एक नई चीज़ों की डिस्कवरी करने का मौका मिलता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि पहले हमने देख लिया कनिंघम का कन्फ्यूज़न था, कनिंघम का भ्रम था, वो उस वजह से वो हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में इम्पोर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को समझने में असफल हो गए, चूक कर गए, मिस कर गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी जैसे लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की खुदाई करके एक नई सभ्यता का पता लगाने में सफलता प्राप्त कर ली। फिर उसके बाद हमने देखा REM व्हीलर ने किस तरह, और हमने देखा कि जो जॉन मार्शल की सबसे बड़ी कमी थी कि वो स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट यानी कि स्थल का स्तरीकरण पर ध्यान नहीं देते थे, जिससे महत्वपूर्ण सूचनाएं नष्ट हो जाती थी। लेकिन फिर हमने देखा कि अगले जो ASI के डायरेक्टर जनरल बन के आए REM व्हीलर, वो स्ट्रेटिग्राफी का ध्यान रखते थे, अपने फौजी अनुभव का प्रयोग करके उन्होंने अच्छी आर्कियोलॉजी की। तो इस तरह से हमने देखा कि
एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से खुदाई होती रही इस हमारे हड़प्पा कल्चर के बारे में, और नई नई जानकारियाँ पता चलती रहीं। अब जब भारत का विभाजन हो गया तो भारतीय इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के सामने समस्या आई कि भाई सारी महत्वपूर्ण साइट्स हड़प्पा मोहनजोदड़ो वो तो पाकिस्तान में चली गई, तो अब भारत में भी कुछ ऐसे स्थलों की खोज जरूर होनी चाहिए जो हड़प्पा काल के हों। वैसे तो जो हमारा आर्कियोलॉजी होती है, वैसे जो इतिहास होता है वो तो साझा है, भारत और पाकिस्तान का साझा इतिहास है, कॉमन हिस्ट्री है, उसे वैसे तो नहीं बांटा जा सकता। लेकिन जब पॉलिटिकल बाउंड्री बढ़ गई तो फिर भारत में भी कुछ ऐसे हड़प्पा स्थलों की खोज करने की कोशिश की गई कि जिससे भारत में भी कुछ हड़प्पा स्थल दिखाई दें। तो कच्छ में, यानी गुजरात के कच्छ में एक व्यापक सर्वे किया गया हड़प्पा सब स्थलों को पहचानने खोजने के लिए, और फिर पंजाब और हरियाणा में भी इसी तरह से एक्सकेवेशन किए गए, और फिर कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और अभी हाल ही में धौलावीरा जैसे महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थलों की खोज की गई। और इस तरह से हमारा एक फ्रेश एक्सप्लोरेशन दोबारा से कंटिन्यू हो गया और हम फिर से हड़प्पा स्थलों के बारे में और नए नए जानकारियाँ हासिल करने लगे। अब कई दशक बीतने के बाद ये जो हड़प्पा स्थल का जो एक्सकेवेशन था वो एक नया इशू, तो ये ज़्यादा मतलब ये इम्पोर्टेंट बनता गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारी जब वेयर सम आर्कियोलॉजिस्ट इन आर्कियोलॉजी, यानी जब हम हड़प्पा सभ्यता के एक्सकेवेशंस की बात करते हैं तो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो वहाँ के कल्चरल सीक्वेंस को पता लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट उस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं जो स्पेसिफिक साइट्स के लोकेशन के लिए लागू की गई थी। यानी ये स्पेसिफिक साइट जैसे हड़प्पा यहीं क्यों बसाया गया और किसी जगह क्यों नहीं बसाया गया, लोथल यहीं क्यों बसाया गया और किसी जगह क्यों नहीं बसाया, इसके पीछे क्या लॉजिक था। तो इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कुछ हमारे जो कुछ वो आर्कियोलॉजिस्ट। इसके अलावा ज़्यादातर बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो जो हमारे पास वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट यानी हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी जो वस्तुएं मिली हैं, इन सारी वस्तुओं से जूझते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन वस्तुओं के क्या कार्य रहे होंगे, इनका उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कोई कल्चरल सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ वो लोकेशन के पीछे क्या लॉजिक लगा होगा किसी साइट के लोकेशन के पीछे कि यहीं वो साइट क्यों, यहीं वो शहर क्यों स्थापित किया गया, वो यहीं क्यों स्थल स्थापित किया गया, इसके सीक्वेंस को समझने, इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ जो हैं वो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो हमें इतनी सारी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, पुरावस्तुएं मिली हैं, इनका उपयोग क्या होता होगा, कैसे होता होगा। फिर 1980 से हम देखते हैं कि अब इस हड़प्पा सभ्यता का इंटरनेशनल महत्व बढ़ता गया। तो 1980 के दशक से इंटरनेशनल इंटरेस्ट जागा, यानी केवल भारतीय और पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट ही अब इस हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई करने में इच्छुक नहीं थे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के दूसरे देशों के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आके खुदाई करके यहाँ की बातों को जानना समझना चाहते थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि ना केवल हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बल्कि विदेशों से भी स्पेशलिस्ट आए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और इसी तरह से जो दूसरे हड़प्पा के स्थल हैं वहाँ पर खुदाई करने के लिए। ये सारे जो स्पेशलिस्ट हैं ये मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें सरफेस एक्सप्लोरेशन किया जाता है, जिससे कि ट्रेसेस ऑफ क्ले, मिट्टी के जो अंश हैं उनको पता लगाया जा सके, स्टोन्स का पता चलाया जा सके, मेटल, प्लांट, एनिमल रिमेन्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए वो सरफेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स, मतलब साइंटिफिक टेक्निक्स का प्रयोग करके वो सरफेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, जिससे कि ट्रेसेस ऑफ क्ले, स्टोन, मेटल, प्लांट, एनिमल रिमेन्स, इन सब के बारे में पता लगाया जा सके। और साथ ही वो हर एक जो भी एविडेंस अवेलेबल है उसके एक एक स्क्रैप को, उसके एक एक कण को बहुत माइन्यूटली एनालाइज कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्लोरेशन है ये हमें इस बात की आशा देते हैं कि भविष्य में हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता
चलेंगी। तो इस तरह से आपसे ये सवाल अभी 2023 के क्वेश्चन पेपर में ही आया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज एक्सकेवेशंस का क्या इतिहास रहा उसको बताओ। तो आप कनिंघम से शुरू करके राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के बारे में बताते हुए, आर.ई.एम. व्हीलर के बारे में बताते हुए बताएंगे, और फिर बताएंगे कि पार्टीशन के बाद भारत में नए हड़प्पा स्थलों की खोज की गई, जिसमें लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन ये सब प्रमुख हैं। फिर आप ये भी बताएंगे कि जो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके क्या उद्देश्य रहे हैं। कुछ कल्चरल सीक्वेंस पता लगाने की कोशिश करते हैं इस सभ्यता का, कुछ इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो हड़प्पा स्थल हैं वो स्पेसिफिकली यहीं क्यों लोकेट हुए, उसके पीछे क्या लॉजिक है। कुछ जो हड़प्पा के से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, पुरावस्तुएं मिली हैं, उनके प्रयोग, उनके उपयोग, उनके वो किन पर्पस के लिए प्रयोग होते थे, ये जानने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1980 के बाद से हमारे हड़प्पा सभ्यता में के खोज में इंटरनेशनल इंटरेस्ट जागा है। अब ना केवल हमारे इंडिया और पाकिस्तान के यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट के आर्कियोलॉजिस्ट इसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों के भी आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं और वो पता लगा रहे हैं, और वो साइंटिफिक टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं, सरफेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ के क्ले, स्टोन, मेटल, प्लांट, एनिमल रिमेन्स सबके बारीक से बारीक कणों का अध्ययन ढूंढ के उनका अध्ययन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भविष्य में हमें और बहुत सारी जानकारियाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में मिलेंगी। यही सारी बातें आपको बतानी थी जब जो अभी 2023 में क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता का एक्सकेवेशन कैसे हो रहा, उसके इतिहास को बताइए। और अब हम आते हैं अगले पेज नंबर 22 पर, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, यानी कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कुछ मटेरियल एविडेंस जो मिले हैं उसी से हमें हड़प्पा सभ्यता का इतिहास मिलता है। और हमारा जो स्क्रिप्ट, जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट तो हम क्योंकि पढ़ नहीं पाए, तो जो कुछ भी इतिहास हमें हड़प्पा सभ्यता का पता चला है वो उसके मटेरियल एविडेंस से ही पता चला है। वो मटेरियल एविडेंस कौन से थे? पॉटरी मिली है, टूल्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट यानी घर में काम आने वाली चीज़ें मिली हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि क्लोथ, लेदर, वुड, रीड्स यानी सरकंडे, ये सब तो डिकम्पोज हो गए होंगे, ये तो नष्ट हो गए होंगे, इतने हजार साल बीत गए हैं। जो कठोर चीज़ें जैसे स्टोन, बर्न्ड क्ले, ये सब चीज़ें, टेराकोटा, ये सब चीज़ें उपलब्ध अभी तक बनी रहीं, तो इन्हीं के आधार पे हमें जो कुछ भी इतिहास मिला है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो टूटे हुए ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो भाई जो कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, उसे तो फेंक दिया जाता है, तो ये फेंक दिए गए होंगे। लेकिन जो साबुत चीज़ें मिली हैं वो या तो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स हैं, वो या तो संभाल के रखे गए थे, होल्ड किए गए थे, या खो गए थे और फिर किसी को मिले नहीं, और फिर बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, इसलिए वो साबुत के साबुत हमें मिल गए, वरना तो टूटी फूटी चीज़ें ही आमतौर पर कूड़ा करकट के रूप में ही हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब किसी आर्कियोलॉजिस्ट को कोई वस्तु मिलती है तो फिर वो उसका क्या करता है? तो वो उसका क्लासिफिकेशन करता है, उसका वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण करने के दो आधार होते हैं। पहला आधार होता है मटेरियल यानी सामग्री के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाए, कि ये देखा जाए कि ये जो चीज़ हमें मिली है, जो पुरावस्तु, जो आर्टिफैक्ट मिला है, क्या वो स्टोन से बना है या क्ले यानी मिट्टी से बना है, मेटल से बना है, बोन से बना है, आइवरी यानी हाथी दांत से बना है, क्या किस सामग्री से बना है, उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन होता है। और जो क्लासिफिकेशन का जो दूसरा आधार है वो है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, यानी वो चीज़ किस काम आती होगी। आर्कियोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि क्या ये जो वस्तु हमें मिली है, क्या वो टूल है, कोई उपकरण है, या ऑर्नामेंट है, कोई जेवर है, या दोनों हैं, या किसी रिचुअल यूज़ यानी धार्मिक कर्मकांड में प्रयोग होता था, किस काम में ये प्रयोग होता था, ये जानना चाहते हैं। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। वस्तु किस काम आती थी ये जानने के लिए भी आर्कियोलॉजिस्ट दो तरह की तरीकों का अपनाते हैं। एक तो है रिजेम्बलेंस, जैसे आज वही चीज़ जिस प्रयोजन के लिए प्रयोग होती है, जिस पर्पस के लिए प्रयोग होती है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि पुराने ज़माने में भी, उस समय भी ये इसी पर्पस के लिए उपयोग होती होगी। जैसे हमने देखा था क्वार्न सैडल यानी सिलबट्टा,
जैसे आज सिलबट्टा अनाज पीसने, चटनी पीसने के काम आता है, तो हमने माना कि उस समय भी ये इसी काम आता होगा। तो इसी तरह से दूसरी जो पर्पस जानने की वो कोशिश करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में मिली है, यानी क्या वो चीज़ घर से मिली है या नाली से मिली है या कब्र से मिली है या भट्टे से मिली है, ईंट पकाने के भट्टे से मिली है, कहाँ से मिली है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस तरह से वो जानने की कोशिश करते हैं कि इस वस्तु का क्या प्रयोग होता होगा। कई बार आर्कियोलॉजिस्ट इनडायरेक्ट एविडेंस का भी प्रयोग करते हैं। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता से हमें कई कपास के चिन्ह मिले हैं, कपास की उपस्थिति के चिन्ह मिले हैं, लेकिन हम के वहाँ कपड़े की बुनाई होती थी, ये जानने के लिए हम स्कल्पचर यानी मूर्ति का भी प्रयोग करते हैं। जो प्रीस्ट किंग की मूर्ति हमें दिखाई दी है, उसमें वो एक डिज़ाइनदार कपड़ा पहने शॉल ओढ़े बैठा है, तो इसका मतलब वहाँ पर कपड़े की बुनाई होती होगी, कताई होती होगी। ये इस बात से इनडायरेक्टली एविडेंस भी हम पता लगाकर उन चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सबसे पहले एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस को डेवलप करते हैं और उसमें देखते हैं कि उस वस्तु का क्या उपयोग रहा होगा। वो एक कल्चरल सीक्वेंस में, जैसे हड़प्पा की मोहरें जब मिली थी तो पहले तो कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या है, लेकिन जब उनको एक कल्चरल सीक्वेंस में रखा गया और उनका मेसोपोटामिया की मोहरों के साथ कंपैरिजन किया गया, तब समझ में आया कि ये हड़प्पा की मोहरें क्या हैं और इनका क्या उपयोग रहा होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज करने के लिए जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिलती हैं तो वो उसका क्लासिफिकेशन किस आधार पर करते हैं और किस तरह से वो उसका प्रयोग करते हैं और पता लगाते हैं कि वस्तुएं कैसी हैं। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 23 पर 11.2 पर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पर, यानी कि व्याख्या की समस्याओं पर। जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो अब बात आती है इंटरप्रिटेशन की। आर्कियोलॉजी और इतिहासकार उस चीज़ की व्याख्या करते हैं कि ये क्या रही होगी। सबसे ज़्यादा व्याख्या करने की समस्या आती है धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, धार्मिक मान्यताओं में। जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसी महिला की मूर्ति मिली हैं जो खूब सारे ज्वेवर पहने हुई है, जिसका एलोब्रेट हेड ड्रेस है। तो कुछ इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये मदर गॉडेस है, यानी यहाँ पर यानी हड़प्पा में मातृशक्ति की, मदर गॉडेस की पूजा होती होगी। इसी तरह से पत्थर से बने एक पुरुष की मूर्तियाँ मिली हैं जो अपने टखने पर, अपने घुटने पर हाथ रखे बैठा है, तो उसे प्रीस्ट किंग कह दिया गया कि भाई ये यहाँ का प्रीस्ट किंग है, ये यहाँ का पुजारी राजा है। इस तरह से व्याख्या कर दी गई। इसी प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स जो मिलते हैं उनकी भी रिलीजियस वे में इंटरप्रिटेशन की जाती है, कि जैसे ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिला है, या जो कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टार्स यानी कि यज्ञ की वेदियाँ मिली हैं, तो ये माना गया कि ये भी हमारे धार्मिक कर्म कांडों के लिए प्रयोग होती होंगी। फिर इसके बाद जो सील्स, मोहरें मिली हैं, उन पर भी कुछ रिचुअल्स के यानी धार्मिक अनुष्ठानों के चित्र मिले हैं, तो उसके आधार पर भी धार्मिक रिचुअल्स की पहचान की जाती है। कुछ सील्स पर प्लांट मोटिव यानी पेड़ों के चित्र मिले हैं, तो ये माना जाता है कि यहाँ नेचर वर्शिप भी होती होगी। इसके अलावा कुछ मोहरों पर यूनिकॉर्न, एक सींग वाले जानवर जो मिथिकल कैटेगरी नेचर का है, जो एक्चुअल में तो कहीं नहीं मिलता लेकिन मिथिकल रूप से पाया जा उसका वर्णन होगा, उसकी चित्र मिले हैं। तो ये मानते हैं इतिहासकार कि भाई हमारे मतलब इस तरह इन चीज़ों की भी पूजा होती होगी। और इसके अलावा हमें एक यौगिक मुद्रा में चारों तरफ पशुओं से घिरा व्यक्ति बैठा मिला है, तो उसकी व्याख्या प्रोटो शिवा यानी आद्य शिवा के रूप में की जाती है, पशुपति के रूप में की जाती है, क्योंकि शिव को पशुपति नाथ कहते हैं और उनके चारों तरफ जो हैं पशु मिले हैं, और वो योगी राज भी हैं, शिव योग भी करते हैं। तो योगिक मुद्रा में बैठा व्यक्ति जिसके चारों तरफ पशु हैं, ये माना गया कि वो शिव हैं, प्रोटो शिवा हैं, और इसी रूप में उनकी वहाँ पर पूजा की जाती होगी। लेकिन इस तरह से जब हम धार्मिक प्रथाओं का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो समस्या आती है, क्योंकि ऋग्वेद में जो 1500 से 1000 BC में लिखा गया था, उसमें शिव के आदि रूप रुद्र का जिक्र है, और लेकिन रुद्र को ना तो वहाँ पर पशुपति के रूप में दिखाया गया है, ना योगी के रूप में दिखाया गया है। तो फिर ये हड़प्पा सभ्यता में जिस व्यक्ति की हमें
चित्र दिखाई दे रहा है मोहर पर, तो वो कौन है? क्योंकि उस समय के लोग, जब उसके बाद भी कई सालों बाद, कई सैकड़ों साल बाद जब हमारा ऋग्वेद लिखा गया, उस समय जो शिव का जिस रूप रुद्र का जिक्र है, उसमें ना तो वो योगी हैं ना पशुपति हैं। तो फिर हड़प्पा की मोहर में बैठा ये व्यक्ति कौन है? क्या ये कोई शैमन यानी कि कोई ओझा या तांत्रिक तो नहीं है? क्या हड़प्पा सभ्यता में ओझा और तांत्रिक जैसे जादू, काले जादू या जादू के कल्ट तो नहीं चलते थे? वो भी एक धार्मिक प्रथा का हिस्सा हो सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इस पर ही अभी चर्चा चल रही है कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है। तो इसके अलावा हमें जैसे देख सकते हैं कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो किताब लिखी है मैकी ने, उसमें उन्होंने लिंगा के बारे में बताया है कि जो हमारे जो कोनिकल साइज़ की छोटी छोटी जो है आकृतियाँ, जैसे पेज नंबर 24 पे आपको दे रखी हैं, तो कि भाई ये लिंग है, जैसे बाद में भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता था। लेकिन ये हो सकता है चेस की गोटियाँ, लूडो की गोटियाँ भी हो सकती हैं। इसके बारे में भी अभी निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि जब धार्मिक प्रथाओं का व्याख्या करने की बात आती है तो वहाँ कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इस तरह से हमने पूरी बातें समझी। अब जो टोटल कंक्लूज़न के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, इतिहासकारों ने जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया है, तो उससे हमें एक तो हड़प्पा सभ्यता की इकॉनमी के बारे में एक फेयरली गुड आइडिया हो गया, अच्छा आइडिया हो गया कि वहाँ की इकॉनमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। और साथ ही हमें वहाँ के उस हड़प्पा के समाज में सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक ऊंच नीच या अंतर कैसे थे, वो भी पता चल गए। और हमें ये भी पता चल गया है कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की सिविलाइजेशन कैसे काम करती थी। ये सब चीज़ें हमें काफ़ी हद तक पता चल चुकी हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी है, तो हम बहुत सारी और चीज़ों के बारे में अभी नहीं जान पाए हैं। लेकिन ये भी नहीं पता कि अगर हम स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे तो और क्या नई बातें हमें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, कोई द्विभाषी इंस्क्रिप्शन हमें कोई मिल जाए, अभिलेख मिल जाए, तो उससे कंपैरिजन करके इसको पढ़ा जा सकता है। अब इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जिस पर अभी भी स्पेकुलेशन यानी तुक्के ही चल रहे हैं कि क्या जो ग्रेट बात था मोहनजोदड़ो में, महान असरानागार, क्या वो उसमें वो रिचुअल स्ट्रक्चर था, यानी क्या वहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे, या हड़प्पा सभ्यता में लिटरेसी यानी कि साक्षरता कितनी व्यापक थी, इसके बारे में भी अभी तुक्का ही चल रहा है, अनुमान ही चल रहे हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो हड़प्पा में जो कब्रिस्तान थे, सिमेट्रीज थी, उनमें ज़्यादा सोशल डिफ्रेंसिएशन, ज़्यादा सामाजिक अंतर क्यों नहीं दिखाई दिया है, ये भी अभी तक कौतूहल का ही विषय, अभी तक पता पूरी तरह से बात समझ में नहीं आई है। और इसके अलावा जेंडर से संबंधित बहुत से क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं। क्या जो हड़प्पा सभ्यता की विमेन थी वो पॉटरी खुद यानी अपने हाथ से चाक पर बर्तन बनाती थी, या केवल जो उनके पुरुष यानी जो घर के पुरुष हैं वो पॉटरी बना देते थे और महिलाएं केवल उस पर पेंट करती थी, जैसा आजकल भी होता है? तो ये सब चीज़ें अभी नहीं पता। बहुत ही कम आर्कियोलॉजिस्ट ने, इतिहासकारों ने अभी हड़प्पा सभ्यता में जेंडर इशू पर काम किया है, जेंडर पर्सपेक्टिव से काम किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें काम करने के लिए बाकी हैं। हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे पहलुओं, अनछुए पहलुओं, अनदेखे पहलुओं को निकालना, उगाड़ना अभी बहुत बाकी है। और मुझे आशा है कि आप जब एक आर्कियोलॉजिस्ट या इतिहासकार के रूप में अपना करियर शुरू करेंगे और उसमें महत्वपूर्ण काम करेंगे, तो आप इन सारे जो अभी तक अनसुलझे प्रश्न हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उनको जरूर ही सुलझा लेंगे और विश्व को एक बहुत अच्छी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे, और इस तरह से आप मानवता की सेवा कर पाएंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो भी समाप्त होता है, और साथ ही साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। मैं व्हाट्सएप पर आपको क्वेश्चन भेजूंगा ही, आपको वो क्वेश्चन करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।